तो इस कहानी की शुरुआत में हमें सैंग नाम के एक प्रीस्ट को दिखाया जाता है। प्रीस्ट यानी कि एक ऐसा इंसान जो चर्च में लोगों के लिए प्रे करने का काम करता है और साथ ही साथ ये लोगों का कन्फेशन भी सुनते हैं ताकि वो अपने गिल्ट से आजाद हो सकें। चर्च में प्रीस्ट होने के अलावा सैंग किसी हॉस्पिटल में एक वॉलंटियर के तौर पर भी काम करता है, जहां उसका काम होता है बहुत ज्यादा बीमार हुए लोगों के लिए प्रे करना ताकि उनकी बीमारी से लड़ने के लिए लोगों को हिम्मत मिल सके। ऐसे ही आज भी सैंग हॉस्पिटल में एडमिट किसी पेशेंट के लिए प्रे करने को जाता है। फिलहाल इस आदमी की हालत बहुत ज्यादा खराब है और बचने की उम्मीद बहुत ही कम, और इसीलिए अपने सामने सैंग को देखते ही ये सबसे पहले तो काफी कुछ कन्फेस करने लगता है। इसके बाद वो सैंग से कहता है कि मैंने सुना है कि आप बांसुरी काफी अच्छा बजाते हैं और इसीलिए मरने से पहले मेरी ये आखिरी इच्छा है कि आप मेरे लिए एक बार बांसुरी बजाएं। उस पेशेंट की बात सुनकर सैंग तुरंत ही अपनी बांसुरी लेने के लिए चर्च की तरफ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ वापस लौटकर उस पेशेंट को अपनी बांसुरी की आवाज सुनवा पाता, उस आदमी की जान जा चुकी थी। सैंग को इस बात का बहुत दुख होता है कि वो किसी मरने वाले की आखिरी इच्छा को भी पूरी नहीं कर पाया, और इसी वजह से आज अपने चर्च में किसी का कन्फेशन सुनते समय उसे बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। फिर अगले सीन में सैंग को उस चर्च के अपने किसी सीनियर प्रीस्ट से मिलते हुए दिखाया जाता है। ये सीनियर प्रीस्ट पिछले कुछ सालों से काफी बीमार चल रहे हैं और अब ब्लाइंड हो जाने की वजह से फिलहाल देख भी नहीं सकते। सैंग इस सीनियर प्रीस्ट के सामने अपनी एक इच्छा जाहिर करते हुए बताता है कि पिछले कुछ समय से इमैनुअल नाम के एक वायरस के कारण काफी सारे लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि काफी कोशिशों के बाद भी साइंटिस्ट आज तक उसका कोई एंटीडोट नहीं बना पाए। यहीं पास की ही एक लैब में उसका एंटीडोट बनाने के लिए रिसर्च चल रही है और फिलहाल उन लोगों को एक ऐसे वॉलंटियर की जरूरत है जिसकी बॉडी में उस वायरस को इंजेक्ट करके उसके ऊपर कुछ नए एक्सपेरिमेंट किए जा सकें। तो सैंग ये चाहता है कि वो खुद एक वॉलंटियर बनकर वहां पर जाए ताकि आने वाले समय में उस वायरस की वजह से और लोगों को जान ना गंवानी पड़े। उसके सीनियर प्रीस्ट उसे समझाते हुए कहते हैं कि इस काम में बहुत ज्यादा खतरा है और वैसे भी इस चर्च के साथ साथ मुझे भी तुम्हारी बहुत जरूरत है, तो बेहतर होगा कि उस एक्सपेरिमेंट के लिए खुद को वॉलंटियर करने का ख्याल तुम अपने दिमाग से निकाल दो। वैसे देखा जाए तो इस पूरी कन्वर्सेशन से हमें एक बात तो समझ आती है, और वो ये कि सैंग सच में एक अच्छा आदमी है और वो सच में ही एक प्रीस्ट होने के नाते लोगों को हील करना चाहता है, और इसीलिए अपने सीनियर प्रीस्ट की बात को नजरअंदाज करते हुए वो अगले ही दिन खुद को वॉलंटियर करने के लिए उस रिसर्च लैब में पहुंच जाता है। वहाँ सबसे पहले तो सैंग से एक फॉर्म भरवाया जाता है जिसमें लिखा था कि वो ये सब कुछ अपनी मर्जी से करने वाला है, और साथ ही साथ उसकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाती है जिसमें वो इन सारी बातों को दोहराता है। खैर, इसके कुछ घंटों बाद वो समय आता है जब ये साइंटिस्ट सैंग को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके लिए सैंग की बॉडी में उस पेशेंट का ब्लड डाला जाता है जो कुछ समय पहले उस वायरस से अफेक्ट हुआ था, यानी कि आज और इस पल से ही सैंग की बॉडी के अंदर भी वो वायरस पहुंच चुका है। इस एक्सपेरिमेंट के चलते आने वाले कुछ महीनों तक सैंग को यहीं पर रहना होगा, और सैंग की तरह ही और भी कई सारे वॉलंटियर्स यहाँ पर मौजूद थे जिनको इस लैब ने अपने बाकी के दूसरे तरह के एक्सपेरिमेंट्स के लिए यहाँ पर रखा हुआ था। आने वाले कुछ दिनों तक तो सैंग बिल्कुल ठीक था, लेकिन फिर एक दिन अचानक से ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। वो देखता है कि उसके शरीर पर काफी मोटे मोटे छाले पड़ने लगे हैं, जो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत था कि उस वायरस ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। उस जगह पर काम करने वाले साइंटिस्ट और डॉक्टर उसका इलाज करने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन चाहकर भी वो लोग सैंग की जान नहीं बचा पाते। तो कुल मिलाकर उस वायरस की वजह से सैंग भी अब मारा जा चुका था, और इस रिजल्ट को देखकर उस रिसर्च सेंटर में काम करने वाले साइंटिस्ट काफी निराश थे। लेकिन फिर इसके कुछ ही देर बाद एक चमत्कार होता है। वो लोग देखते हैं कि ये आदमी जो अभी से कुछ देर पहले तक मरा हुआ था वो अचानक से ही फिर से जिंदा हो गया। इनमें से किसी को भी नहीं समझ आता कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। खैर, आने वाले कुछ दिनों तक सैंग को उसी लैब में अपने ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। फिर एक दिन अचानक से ही वो अपने मुंह और हाथों में पट्टी बांधकर उस जगह से बाहर आ जाता है। इस रिसर्च सेंटर के बाहर खड़े हुए काफी सारे लोग उसका पहले से ही इंतजार कर रहे थे। असल में ये बात इस पूरे शहर में फैल चुकी थी कि सैंग एक ऐसा आदमी है जो मरकर जिंदा हुआ है, और इसी वजह से यहाँ के क्रिश्चियन लोग उसे जीसस क्राइस्ट का अवतार समझने लगे हैं। ये सब लोग चाहते हैं कि सैंग उन्हें एक बार छू ले और उनके लिए कुछ प्रेयर कर दे, लेकिन सैंग को समझ नहीं आता कि आखिर ये किस तरह की फालतूगिरी चल रही है। खैर, किसी तरह वो अपने आप को इन लोगों से बचाकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो बच्चों के एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ वो पहले भी जाया करता था। यहाँ बच्चों को खुश करने के लिए वो उन्हें कुछ खास तरह की मैजिक ट्रिक्स दिखाता है। इन बच्चों को भी सैंग के यहाँ होने से काफी खुशी मिलती है, जिससे कहीं ना कहीं सैंग के हीलिंग वाले काम को तो बढ़ावा मिल ही रहा था। यहाँ पर वो अभी उन बच्चों का मनोरंजन कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से वहाँ पर एक लेडी आती है जो रोते हुए सैंग से ये रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके साथ एक हॉस्पिटल में चले। वो सैंग से कहती है कि मेरे बेटे की हालत बहुत ज्यादा खराब है और मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि तुम उसे बचा सकते हो। दरअसल बाकियों की तरह इस लेडी ने भी ये सुन रखा था कि प्रीस्ट सैंग मरकर जिंदा हुआ है, और इसीलिए वो सोचती है कि इस आदमी के पास कोई जादुई शक्ति है। उसके काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर सैंग उस लेडी के साथ उस हॉस्पिटल में चला जाता है।
यहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि उस लेडी का बेटा असल में उसके बचपन का दोस्त है, जिससे वो पिछले काफी सालों से मिला नहीं था। इस आदमी का नाम है निक और फिलहाल इसकी बीमारी काफी क्रिटिकल स्टेज में पहुंच चुकी है। यहाँ पर निक की वाइफ टाइजू भी मौजूद थी, जिसे आज सैंग ने पहली बार देखा है। सैंग निक के लिए पूरे दिल से प्रार्थना करता है ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके, और ऐसे ही आने वाले कुछ दिनों तक वो अक्सर इस हॉस्पिटल में आकर निक के लिए प्रार्थना करता है। इत्तेफाक की बात यह है कि इन प्रेयर से निक की तबीयत सच में ठीक होने लगती है और अब धीरे धीरे सैंग और निक में पहले जैसी दोस्ती भी होने लगी थी। निक की तरह उसकी मदर भी अब सैंग को काफी मानने लगी है और इसी वजह से अब सैंग का निक के घर में अक्सर आना जाना लगा रहता है। यहाँ धीरे धीरे अब सैंग निक की वाइफ टाइजू की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था, लेकिन क्योंकि वो एक प्रीस्ट है तो बड़ी ही सफाई से अपनी फीलिंग्स को छुपा लेता है। फिर एक रात जब निक के घर पर सैंग के साथ साथ उसके कुछ दूसरे दोस्त भी इकट्ठा होते हैं तो सैंग ये महसूस करता है कि निक अपनी वाइफ की कुछ खास कदर नहीं करता। वो ऐसे ही कुछ बचकाना हरकतें करते हुए उन लोगों के सामने ही अपनी वाइफ को गिरा देता है। यहाँ पर मौजूद कोई भी आदमी टाइजू की मदद नहीं करता, लेकिन फिर भी सैंग उसकी मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। यहाँ पर हुए इस पूरे इंसिडेंट को देखकर सैंग ये बात तो समझ जाता है कि निक अपनी वाइफ टाइजू पर काफी ज्यादा अत्याचार करता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सैंग अपने कमरे में बैठा अपने आप को मारते हुए सजा दे रहा था। बात दरअसल ये है कि सैंग एक प्रीस्ट है तो उसे ऐसा लगता है कि निक की वाइफ की तरफ उसका अट्रैक्ट होना एक गुनाह है। वास्तव में तो सैंग ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी टाइजू के बारे में सोचने से वो खुद को रोक नहीं पा रहा। तो एक प्रीस्ट होने के नाते वो खुद को इस पाप से बचाना चाहता है और इसीलिए वो अकेले में ही खुद को टॉर्चर कर रहा है। खैर इसके बाद जब वो वॉशरूम जाता है तो वहाँ पर उसके साथ कुछ और भी अजीबोगरीब तरह की चीजें होने लगती हैं। वो महसूस करता है कि उसके शरीर में कुछ बदलाव हुआ है, जिस वजह से वो अपने आसपास की धीमी से धीमी आवाज भी सुन पा रहा है। वो अपने शरीर में होने वाली छोटी से छोटी हलचल को भी देख पा रहा था और यहाँ तक कि वो अपनी बॉडी में प्रेजेंट बैक्टीरिया को भी महसूस कर रहा है। अचानक से होने वाली इतनी अजीबोगरीब घटना को देखकर वो खुद को संभाल नहीं पाता और तुरंत ही बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ता है। पूरी रात सैंग उसी वॉशरूम के अंदर ही बेहोश पड़ा था, लेकिन फिर अगली सुबह जब सूरज की किरणें उसके शरीर पर पड़ती हैं तो उसकी स्किन जलने लगती है और यहाँ पर हमें समझ आता है कि उस एक्सपेरिमेंट की वजह से सैंग असल में एक वैम्पायर बन चुका है, जिस वजह से अब वो सनलाइट को बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसके कांटेक्ट में आते ही उसका शरीर जलने लगेगा। खैर किसी तरह वो अपनी बॉडी को पट्टियों से कवर करके फिर से हॉस्पिटल में जाता है। यहाँ पर उसे एक पेशेंट के पास ले जाया जाता है जिसके शरीर से काफी ज्यादा खून बह रहा था। अब क्योंकि सैंग एक वैम्पायर बन चुका है तो खून को देखकर वो उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। वो चाहता तो था कि अभी के अभी इस लड़की का खून पीना शुरू कर दे, लेकिन फिर किसी तरह वो अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए उस लड़की के लिए प्रे करता है। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सैंग चोरी छुपे उसी हॉस्पिटल के अंदर किसी पेशेंट का खून पी रहा है और यहाँ कमाल की बात तो यह है कि खून पीने के बाद सैंग के शरीर पर जले के जितने भी निशान थे वो अब पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। सैंग भी ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान था, लेकिन अब धीरे धीरे उसे ये समझ आ चुका है कि असल में उस एक्सपेरिमेंट की वजह से वो एक वैम्पायर बन चुका है और अगर वो चाहता है अपनी बॉडी को पूरी तरह से फिट एंड फाइन रखना तो उसे समय समय पर किसी न किसी का खून पीना ही पड़ेगा। अब क्योंकि सैंग एक वैम्पायर बन चुका है तो वो अपनी पावर्स को टेस्ट भी करना चाहता था और इसीलिए वो उस हॉस्पिटल की खिड़की से नीचे की तरफ छलांग लगा देता है। यहाँ इतनी ज्यादा ऊंचाई से कूदने के बाद वो सीधा एक कार के ऊपर जाकर गिरता है, लेकिन अजीब बात तो ये थी कि उसे जरा भी चोट नहीं लगती। यहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि निक की वाइफ टाइजू को नींद में चलने की बीमारी है और फिर ऐसे ही एक दिन वो नींद में चलते हुए अपने घर से बाहर आ जाती है। अब क्योंकि टाइजू इस समय पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं थी, इसलिए उसे भी ये बात समझ नहीं आती कि वो किस दिशा में बढ़ी जा रही है। यहीं रास्ते में उसकी मुलाकात सैंग से होती है, जिस वजह से अब उसकी नींद टूट चुकी थी और वो पूरी तरह से कॉन्शियस है। अपने आप को इस हालत में देखकर उसे काफी एम्बेरस फील होता है और वो तुरंत ही वहाँ से भागने की कोशिश करती है। सैंग जो अब तक उसे काफी पसंद करने लगा था ये नोटिस करता है कि ये लड़की नंगे पैर है और इसीलिए यहाँ से जाने से पहले वो उसे अपने शूज पहना देता है। इसके बाद सैंग एक बार फिर से अपने उस सीनियर प्रीस्ट से मिलने के लिए जाता है। सैंग उसको उस एक्सपेरिमेंट के बारे में सब कुछ सच बताते हुए उसके सामने ये कन्फेस करता है कि वो अब एक वैम्पायर बन चुका है। यहाँ कुछ ही देर बाद उसके अंदर एक बार फिर से खून पीने की इच्छा जागती है तो ये सीनियर प्रीस्ट सैंग को अपना खून ऑफर करके उसकी प्यास को बुझाते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि सैंग पिछले कुछ दिनों से अपने उस दोस्त निक के घर पर ही रहने लगा है। असल में निक के ठीक हो जाने की वजह से उसकी मदर सैंग को काफी मानने लगी है और अब धीरे धीरे निक की वाइफ भी सैंग की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। सैंग को तो वैसे भी टाइजू काफी पहले से पसंद है और क्योंकि अब उसकी तरफ से भी सैंग को ग्रीन सिग्नल मिलने लगा था तो जाहिर है कि इस घर के अंदर इन दोनों का प्रोग्राम सेट होते हुए ज्यादा देर नहीं लगने वाली।
एक दिन रात के समय अचानक ही टाइजू सैंग के कमरे में घुस जाती है। यहाँ शुरू में तो सैंग थोड़ा बहुत हेजिटेट होता है, लेकिन फिर आखिरकार ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो ही जाते हैं। फिर आने वाले कुछ दिनों तक इस घर के अंदर ऐसे ही छुपन छुपाई चलती रहती है। लेकिन फिर एक दिन सैंग को ये रियलाइज होता है कि प्रीस्ट होने के नाते वो ये गलत कर रहा है, और इसीलिए वो अगले ही दिन अपने दोस्त से कहता है कि उसे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि वो उस मिशनरी हॉस्पिटल में ही रुककर मरीजों की सेवा करना चाहता है। इसके बाद सैंग तो यहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके जाने की वजह से निक की वाइफ टाइजू की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन वो अपनी मदर इन लॉ से कहती है कि वो भी हॉस्पिटल जाकर मरीजों की सेवा करना चाहती है। निक की मदर को लगता है कि ये तो एक नेक काम है, और इसीलिए वो बिना ज्यादा दिमाग चलाए तुरंत ही उसे वहाँ जाने की इजाजत दे देती है। इसके बाद जब टाइजू उस हॉस्पिटल में पहुंचती है तो पहले तो सैंग उसे देखकर थोड़ा हैरान होता है, लेकिन वो भी अभी ये बात समझ चुका था कि टाइजू भी उसे काफी चाहने लगी है। इसके बाद एक सही मौका देखकर ये दोनों वहाँ पर एक बार फिर से इंटीमेट होते हैं, और इसी दौरान सैंग के अंदर का वैम्पायर एक बार फिर से जागने लगता है। वो तो इसी दौरान टाइजू का थोड़ा सा खून पीना चाहता था, लेकिन उसके इन इरादों को भांपते ही टाइजू उसे अपने आप से दूर कर देती है। उसकी इस हरकत को देखकर टाइजू थोड़ा डर गई थी, और इसीलिए आखिरकार सैंग उसे उस एक्सपेरिमेंट की सच्चाई के बारे में बता देता है कि किस तरह उस अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट के बाद वो एक वैम्पायर बन चुका है। शुरू में तो टाइजू उसकी इस बात को थोड़ा हल्के में ले रही थी, लेकिन फिर इसके बाद जब सैंग उसे वहां मौजूद एक पेशेंट का खून पीकर दिखाता है तो वो इस वैम्पायर वाली बात को मान तो लेती है, लेकिन बहुत ज्यादा डर भी जाती है। वो डरते हुए सैंग से दूर भागने लगती है, लेकिन फिर किसी तरह उसे काबू में करके सैंग उसे समझाता है कि भले ही उस एक्सपेरिमेंट की वजह से मैं आधा वैम्पायर बन चुका हूँ, लेकिन अभी भी मैं मानव जाति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। मैंने आज तक कभी भी खून पीने के लिए किसी इंसान को चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि मैं तो इस हॉस्पिटल के अंदर आए हुए मरीजों का ही थोड़ा सा खून पीकर अपनी प्यास बुझा लेता हूँ। आखिरकार किसी तरह टाइजू इस बात पर कन्विंस हो जाती है कि सैंग उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इन दोनों के बीच ये सारी बातें वॉशरूम के अंदर बंद होकर ही चल रही थी कि तभी अचानक से कोई बाहर से इस गेट को नॉक करने लगता है। तो सैंग अपनी वैम्पायर स्किल को यूज करके वहां की खिड़की से बाहर कूद जाता है। ये नजारा देखने के बाद अब टाइजू को तो इस बात पर पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि टाइजू असल में एक वैम्पायर ही है, लेकिन वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर अगले दिन वो उस हॉस्पिटल से थोड़ा खून चोरी करके अपने वैम्पायर बॉयफ्रेंड सैंग के लिए लेकर आती है। उस खून को पीते ही सैंग का एनर्जी लेवल अचानक से ही काफी बढ़ जाता है, और फिर वो टाइजू को अपनी बाहों में भरकर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की काफी लंबी लंबी छलांगे लगाता है। टाइजू को भी ये सब कुछ देखकर बहुत मजा आ रहा था। असल में वो भी काफी पहले से अपनी बोरिंग जिंदगी में कुछ रंग भरना चाहती थी, और अपने इस नए बॉयफ्रेंड से मिलने के बाद तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। टाइजू के पैरों पर चोट के काफी सारे निशान बने हुए थे, लेकिन सैंग के काफी पूछने पर भी वो उसे इसके पीछे की सच्चाई नहीं बताती। इसके बाद एक बार फिर से सैंग अपने उस सीनियर प्रीस्ट से मिलने के लिए जाता है। ये प्रीस्ट सैंग से कहता है कि अपनी इस साधारण जिंदगी से मैं काफी तंग आ चुका हूँ, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा थोड़ा सा खून पीकर मैं भी एक वैम्पायर बन जाऊँ। मुझे पूरा यकीन है कि वैम्पायर बनने के बाद मेरी खोई हुई जवानी के साथ साथ आंखों की रोशनी भी लौट आएगी। लेकिन सैंग उनको अपना खून पिलाने से मना कर देता है, क्योंकि सैंग को इस बात का डर था कि कहीं वैम्पायर बनने के बाद ये आदमी इंसानों के लिए खतरनाक ना हो जाए। इधर हॉस्पिटल में कुछ दिन गुजारने के बाद अब टाइजू अपने घर पर वापस जा चुकी थी। सैंग उसके बिना नहीं रह पा रहा था, तो इसीलिए वो उसके घर पर जाकर निक की मॉम से कुछ और दिन यहाँ रुकने की इजाजत मांगता है। निक की मदर तो इस बात से पूरी तरह से अनजान है कि यहाँ असल में क्या खेल चल रहा है, और इसीलिए वो खुशी खुशी सैंग को यहाँ रुकने की इजाजत दे देती है। फिर रात के समय एक सही मौका देखकर सैंग और टाइजू एक बार फिर से इंटीमेट होते हैं। कुछ देर तक यहाँ साथ रहने के बाद टाइजू एक बार फिर से अपने कमरे की तरफ जाने लगती है, और यहाँ पर हमें इस लड़की के पैरों पर लगे जख्मों के पीछे की सच्चाई के बारे में भी पता चलता है। बात दरअसल ये है कि जख्मों के ये सारे निशान टाइजू ने अपने आप को खुद ही दिए हैं, लेकिन आखिर कोई इंसान ऐसा क्यों करेगा, तो ये बात हमें इस कहानी में आगे समझ आएगी। कुछ घंटे बाद जब सैंग उसके कमरे में आता है तो देखता है कि उसके पैरों पर जख्मों के बिल्कुल ताजा निशान है। ये देखकर सैंग को बहुत गुस्सा आता है, और उसे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ करने वाला असल में उसका दोस्त निक ही है। सैंग इस समय इतना ज्यादा गुस्से में था कि वो नींद में ही उसे मार डालना चाहता था, लेकिन टाइजू उसे रोकते हुए कहती है कि यहाँ पर ऐसा करना ठीक नहीं होगा। इसके बाद जब अगले दिन ये तीनों रात के समय किसी झील में फिशिंग करने के लिए जाते हैं तो यहाँ सैंग की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो टाइजू के प्यार में इतना ज्यादा अंधा हो चुका था कि उसके सोचने समझने की शक्ति अब खत्म हो चुकी है, और इसीलिए वो अपने दोस्त निक को उस झील के पानी में डुबा के मार देता है, और साथ ही वो अपनी वैम्पायर पावर से उस नाव को भी पलट देता है ताकि बाकी लोगों को लगे कि ये सब कुछ एक हादसा था। फिर कुछ ही घंटों बाद यहाँ पर पुलिस वालों के साथ साथ लोकल के लोगों की भी भीड़ लग जाती है। इन लोगों को लगता है कि नाव पलटने की वजह से ये तीनों ही पानी में डूबने लगे थे। अब क्योंकि प्रीस्ट सैंग उन दोनों में से सिर्फ एक ही इंसान को बचा सकता था, तो एक औरत होने की वजह से उसने अपने दोस्त के बजाय उसकी वाइफ को बचाना जरूरी समझा। इतना बड़ा कांड करने के बाद भी सैंग लोगों की नजर में एक बार फिर से मसीहा बन चुका था। इधर निक की मदर को जब ये खबर मिलती है तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसे तुरंत ही हॉस्पिटलाइज कराया जाता है।
इसके बाद सैंग एक बार फिर से अपने उस सीनियर प्रीस्ट के पास जाकर अपने गुनाहों को कबूल करता है। सैंग ने पिछले कुछ दिनों से किसी भी इंसान का खून नहीं पिया था और इसी वजह से इनकी बातचीत के दौरान ही सैंग की स्किन एक बार फिर से खराब होने लगती है, जिसका मतलब ये था कि सैंग को जल्द से जल्द किसी का खून पीकर अपनी पावर्स को फिर से बढ़ाना होगा और इसके लिए वो अपने उस सीनियर प्रीस्ट को मारकर उसका ही खून पी जाता है। तो अब तक तो ये बात साफ हो चुकी है कि सैंग अब कोई भला इंसान नहीं रहा और अपने फायदे के लिए उसने इंसानों को मारना शुरू कर दिया है। इसके बाद जब सैंग अपने दोस्त निक की मदर को दिलासा देने के लिए उसके घर पर जाता है तो उसे यह महसूस होता है कि अब इस औरत को उसके ऊपर शक होने लगा है। निक की मदर को उस हादसे का बहुत गहरा सदमा लगा है और इसीलिए वो सैंग के सामने चिल्लाते हुए उसे इसका जिम्मेदार ठहराने लगती है। अचानक से उनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और कुछ ही घंटों के अंदर उनकी बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज हो चुकी थी। यानी कि निक की मॉम अब देख सुन और समझ तो सकती है, लेकिन इस बीमारी की वजह से वो किसी से भी कोई बात नहीं कर सकती। इसके बाद आने वाले कुछ दिनों तक सैंग और टाइजू का मिलना जुलना बंद रहता है, लेकिन फिर एक दिन इस हॉस्पिटल के रास्ते में इन दोनों की मुलाकात एक बार फिर से हो जाती है। टाइजू उसे अपने साथ लेकर उस हॉस्पिटल में आ जाती है जहाँ निक की मॉम पहले से ही एडमिट थी। इन दोनों के अंदर अब ना तो कोई शर्म बची थी और ना ही कोई डर, इसीलिए ये दोनों निक की मदर के सामने ही अपना रोमांस चालू रखते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद अब निक की मदर तो ये बात समझ चुकी है कि इन दोनों ने मिलकर ही उसके बेटे को मारा है, लेकिन फिलहाल इस बीमारी की वजह से वो ना तो खुद कुछ कर सकती है और ना ही ये बात किसी को बता सकती है। टाइजू ने आज की रात बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी और इसीलिए वो नशे की हालत में सैंग को ये बात बता देती है कि उसके हस्बैंड निक ने उसके ऊपर कभी कोई अत्याचार नहीं किया, बल्कि उसके पैरों पर लगे घाव के ये सारे निशान उसने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। ये सब कुछ जानने के बाद सैंग को बहुत ज्यादा दुख होता है और अब कहीं जाकर उसे ये एहसास होने लगा था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस चालाक औरत ने अपने पति से छुटकारा पाने के लिए सैंग का इस्तेमाल किया है और इसी बात का गिल्ट अब उसके अंदर बैठने लगा था। वो गुस्से में टाइजू के साथ बहुत ज्यादा मारपीट करता है और एंड में उसका गला दबा के उसने तो लगभग उसे जान से मार दिया था, लेकिन इससे पहले कि टाइजू की जान निकल पाती सैंग उसे अपना थोड़ा सा वैम्पायर वाला खून पिलाकर फिर से जिंदा कर देता है। इस खून को पीते ही अब टाइजू भी एक वैम्पायर बन चुकी थी और सैंग की तरह उसमें भी काफी ज्यादा पावर आ चुकी है, लेकिन अपने शरीर में हुए इस नए से बदलाव को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और फिर बाहर जाकर राह चलते बेगुनाह लोगों का खून पीने लगती है। यही वजह थी कि सैंग अपना वैम्पायर वाला खून किसी को पिलाना नहीं चाहता था। वो टाइजू के पास जाकर उसे समझाने की काफी कोशिश करता है कि तुम्हें खून पीने के लिए बेगुनाह लोगों की जान नहीं लेनी चाहिए, लेकिन टाइजू जो कि एक नई वैम्पायर बनी है उसे इन सब में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। सैंग के काफी समझाने पर भी वो उसकी बात नहीं मानती और फिर इन दोनों के बीच जोरदार झगड़ा चालू हो जाता है। अब क्योंकि फिलहाल ये दोनों ही वैम्पायर हैं तो इन दोनों के बीच का मुकाबला लगभग बराबरी का था और इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे पर काबू नहीं पा पाता। इसके कुछ दिन बाद निक के सारे दोस्त एक बार फिर से उसके घर पर इकट्ठा होते हैं। यहाँ सैंग और टाइजू को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि निक की मदर की तबीयत अब इतनी तो ठीक हो चुकी है कि वो अपनी आंखों और उंगलियों से हल्के फुल्के इशारे तो कर ही सकती है। इसी बीच चल रहे एक गेम के दौरान वो वहाँ मौजूद लोगों को इशारा करके बता देती है कि उसके बेटे निक को इन दोनों लोगों ने ही मिलके मारा है और उन लोगों को भी निक की मदर की ये बात अच्छे से समझ आ चुकी थी। ये सारा सीन चलते समय वहाँ काफी ज्यादा पैनिक क्रिएट हो चुका था और सैंग और टाइजू इस बात को समझ चुके थे कि अगर इन लोगों में से कोई भी जिंदा वापस गया तो इन दोनों प्रेमियों को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। सैंग अभी यहाँ पर सोच ही रहा था कि उसे क्या करना चाहिए कि अचानक से ही टाइजू उन सारे लोगों को एक एक करके मारने लगती है। पहले तो सैंग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी ये बात समझ चुका था कि शायद यही करना सही होगा। फिर कुछ ही देर में ये दोनों निक की मदर को छोड़कर वहाँ मौजूद सारे लोगों को मार देते हैं। वैसे टाइजू को तो इन सब में काफी मजा आ रहा था, लेकिन अब आखिरकार सैंग को ये रियलाइज होने लगा था कि उस एक्सपेरिमेंट की वजह से वो पूरी तरह से एक वहशी इंसान बन चुका है और साथ ही साथ उसने टाइजू को भी बिल्कुल अपने जैसा ही बना दिया। खैर उसे अभी ये बात समझ आने लगती है कि आखिर निक की मदर के ऊपर क्या बीत रही होगी और इसीलिए अब वो चाहता था कि इस बूढ़ी औरत के साथ इंसाफ किया जाए। फिर वो टाइजू और निक की मदर को अपनी कार में बैठाता है और फिर पूरी रात ड्राइव करते हुए वो एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां आसपास कहीं भी छुपने की कोई भी जगह नहीं थी। टाइजू को भी अब सैंग के प्लान के बारे में समझ आ चुका था और इसीलिए वो खुद को बचाने के लिए उस कार की डिग्गी में जाकर छुप जाती है, लेकिन सैंग उसके गेट को तोड़कर टाइजू की इस कोशिश को भी फेल कर देता है। निक की मॉम को भी अब ये बात समझ आ चुकी थी कि ये दोनों असल में एक तरह के वैम्पायर हैं और इसीलिए इन दोनों की तरह ही वो भी सुबह होने का इंतजार कर रही थी। कुछ घंटों बाद जब सुबह होती है और जैसे ही सूरज की किरणें इन दोनों के ऊपर पड़ने लगती हैं तो देखते ही देखते इन दोनों का शरीर बहुत बुरी तरह से जलने लगता है। निक की मदर भी उस कार में बैठे हुए ये सब कुछ देख रही थी और इन दोनों को इस तरह से तड़पते हुए देख उसकी आंखों में काफी सुकून था। उस तेज धूप में कुछ ही देर के अंदर उन दोनों की बॉडी पूरी तरह से जलकर खाक हो जाती है और इस तरह पश्चाताप की आग में जलते हुए इन दोनों ने निक की मदर के साथ इंसाफ किया। एंड ऐसे ही स्ट्रेंज बट सेटिस्फाइंग एंडिंग के साथ ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है।